इंडिया के कई सारे न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक चीज़ के बारे में कंटिन्यूअसली चर्चाएं हो रही हैं। द पॉइंट इज द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिकेश झूटे एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल with the new topic of electoral bonds. So let's make learning more simple. So आज के लेक्चर में ये देखते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक्चुअल में होते क्या है, इसकी कंसेप्ट क्या है, ये कब से जारी हुए और ये दिए कैसे जाते हैं, कंडक्ट कैसे हो रहे हैं। बेसिकली वी आर लिविंग इन द इंडिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, यानी कि लोकशाही में रहते हैं। हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं, हमारे हाथ में वोटिंग के राइट्स हैं। लेकिन जब हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हर 5 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और ये पार्टीज को लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों तक प्रचार करने के लिए, अपनी बातें पहुंचाने के लिए फंड तो लगता है, पैसे तो लगते हैं, उन्हें बहुत सारे एक्सपेंसेस को मीट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस पास में आते हैं तो जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बड़े बड़ी सी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स रेंट पर लिए जाते हैं। वहाँ पर लाइट्स के अरेंजमेंट, स्टेज की अरेंजमेंट, उसका खर्चा, या जो भी पॉलिटिशियंस है, कभी कभी कोई चार्टर प्लेन से आएगा, कोई अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते हैं, उनके गाड़ियों के एक्सपेंसेस वगैरह, ये सभी चीज़ें कहाँ से जाती है? तो वो सभी जाती है पार्टी फंड से। इंडिविजुअल पर्सन इतना खर्चा नहीं उठा पाता, तो ये सभी चीज़ें कहाँ से जाती है? पार्टी फंड से। लेकिन जो भी पार्टी फंड हैं, जो भी वो तो खुद कुछ बिजनेस करती नहीं है, उनका कोई बिजनेस नहीं होता, वो वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो फिर उनके पास में फंड कहाँ से आएगा? कि उनके पास में आता है डोनेशन। लेकिन डोनेशन किस प्रकार से? जब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जारी नहीं किए गए थे वो टाइम पे पार्टीज को डोनेशन मिलता था, पैसा मिलता था, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कैश। लेकिन पॉसिबिलिटी ये थी कि ये आइदर ब्लैक मनी हो सकता है, किसी ने टैक्स नहीं दिया होगा, या तो वो पार्टी के पास में जा रहा है। ये बहुत सी संभावनाएं होती थी। इस वजह से 2018 में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जारी कर दिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जारी होने के बाद में गवर्नमेंट का यह कहना था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगी, कि ब्लैक मनी नहीं होगा। लेकिन जो भी फंड आ रहा है, जो भी फंड, कोई भी पर्सन, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस करना होगा, अभी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स परचेस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जारी कौन करते और देते कौन। तो उसके राइट्स थे एसबीआई के पास में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में। एसबीआई के पास में राइट्स थे कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जारी कर सके। तो एसबीआई हर 3 महीने में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जारी करते थे, जैसे कि 1 to 10 जनवरी, उसके बाद में 1 to 10 अप्रैल, उसके बाद में 1 to 10 जुलाई एंड लास्ट में 1 to 10 अक्टूबर। ये 4 महीने में, हर 3 महीने के बाद में बॉन्ड्स जारी किए जाते थे। 1 से 10 तारीख तक हम बॉन्ड परचेस कर पाते थे और ये बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर हम 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड्स हम परचेस कर सकते हैं। अभी ये बॉन्ड परचेस कर सकते थे, एसबीआई बॉन्ड दे रहा है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया। अभी इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम जब अमेज़न या कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ चीज़ें परचेस करते हैं तो हमें कूपन दिए जाते हैं। मतलब हम कैश पे करते हैं या कुछ फंड देते हैं, उसके बदले में हमें कुछ कूपन्स मिलते हैं या कार्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स सिर्फ हमारे नाम पर होते हैं और सिर्फ हम जाकर उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं या हमारे फैमिली मेम्बर जाकर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। या और सिंपल भाषा में समझा जाए तो पहले वो रिचार्ज करने के लिए एक छोटे से कार्ड आते थे, कूपन्स आते थे, उनको जब हम स्क्रैच करते थे, जिसके पास में वो यूनिक नंबर होगा वो रिचार्ज कर सकता था। तो बॉन्ड का भी सिस्टम थोड़ा सा इसी के तरह था कि अगर किसी पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया बॉन्ड में, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपीस का बॉन्ड परचेस किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड, किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो 1 से 10 तारीख में मैंने बॉन्ड परचेस कर लिया और जिस पार्टी को मुझे बॉन्ड देना है
उस पार्टी को मैंने बॉन्ड दे दी और वो पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने वो बॉन्ड लेकर बैंक में गए और बॉन्ड के एक्सचेंज में उन्हें पैसा मिल गया। इन द एक्सचेंज ऑफ बॉन्ड उन्हें कैश मिल गई। मतलब वो इन शॉर्ट एक वाउचर के जैसे हो गया। मैंने वाउचर परचेस किया, मुझे जिस पार्टी को देना था उसे दे दिया और वो पार्टी ने जाकर पैसा विड्रॉ कर लिया। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो इस वजह से, और किसने पैसा दिया ये समझे ना, इस वजह से KYC यानी कि नो योर कस्टमर जो कहा जाता है, मतलब आधार, पैन, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर मैंने बॉन्ड परचेस किया है तो मेरी इंफॉर्मेशन सिर्फ SBI को पता रहेगी कि मैंने बॉन्ड परचेस किया है, और जिस भी पार्टी ने पैसा लिया है, जिस भी पार्टी को मैंने दिया है, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ SBI तक रहेगी। बाकी तीसरे किसी भी पर्सन को ये पता नहीं चलेगा कि पैसा आया कहाँ से है, पैसा दिया किसने है, और ये पैसा किस पार्टी को गया है। मतलब ये सभी जो चीजें थी ये सभी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती थी। ये किसी को भी पता नहीं होता था कि किस पर्सन ने किस तहत पैसे दिए हैं और वो पैसा किस पार्टी फंड में गया है, ये पता नहीं होता था। ये सभी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती थी और इसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ थी SBI के पास। लेकिन इन द रिसेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, असंवैधानिक कह दिया, और ये बॉन्ड को रद्द कर दिया। और ये सभी इंफॉर्मेशन अब पब्लिक की गई है, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी और इंफॉर्मेशन है वो भी पब्लिक तक पहुंचाई जाए। लेकिन उससे पहले ये था कि जब बॉन्ड्स जारी हुए थे कि एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो, और जो भी पैसा आ रहा है वो SBI के पास में तो पता था कि किसके पास जा रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन जो भी है, अगर वो दोनों के अलावा किसी तीसरे पर्सन को उसकी जानकारी चाहिए तो वो मिल नहीं सकती थी। लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। एक ADR करके एजेंसी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें ट्रांसपेरेंसी तो दिख नहीं रही है, पब्लिक को ये पता नहीं कि पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ पर रहा है। और ये बॉन्ड की एक खासियत थी, अगर विथिन 15 डेज, मतलब जैसे आपके ऑफर्स होते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी पर ऑफर्स चलते कि इतने टाइम में अगर आपने ऑर्डर कर दिया या परचेस कर लिया तो आपको जो बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं या डिस्काउंट मिल सकते हैं। वैसे ये बॉन्ड से रिलेटेड एक चीज थी कि विथिन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अगर आपने परचेस किया हुआ बॉन्ड किसी पार्टी को दिया नहीं, या वही 15 दिनों में वो पार्टी ने वो बॉन्ड बैंक में जाकर जमा नहीं किया या उसके बदले में कैश नहीं लिया या पैसा नहीं लिया, तो वो जो बॉन्ड है उसके जो पैसा है वो PM केयर फंड में चला जाता था। मतलब 15 डेज के अंदर अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो ये सारा पैसा चले जाता था PM केयर फंड में। और PM केयर फंड का पैसा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इट इज नॉट पब्लिक, ये पब्लिक में पता नहीं चलता या उसका ऑडिट भी नहीं किया जाता। तो ये सभी चीज पैसा कहाँ पर जाता था, PM केयर फंड में, अगर 15 दिन में ट्रांजैक्शन ना हो तो ADR। अभी सिंपल भाषा में बॉन्ड अगर देखें तो एक वाउचर की तरह वो हो गया। मतलब किसने उसे परचेस किया, किसने पैसा इन्वेस्ट किया वो पता नहीं, किस पार्टी को जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन सिर्फ पार्टीज को फंड मिल रहा था तो पार्टीज खुश थी, रूलिंग भी खुश थी, अपोजिशन भी खुश थी, सभी पार्टीज अच्छी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। लेकिन अभी इसके बाद में एक चीज क्रिएट हुई कि अगर किसी कंपनी से रिलेटेड अगर कुछ इश्यू है या कंपनी पर कुछ केस चल रहा है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या किसी कंपनी पर कुछ तरीके का बैन आ गया है, तो ऐसा देखा गया तो ऐसी बहुत सी कंपनी ने ये जो बॉन्ड है उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था। या अगर कोई कंपनी, अगर बड़ी कंपनी है तो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कंपनीज क्या क्या करती हैं कि गवर्नमेंट को भी अपने वश में करने की कोशिश करती हैं, अपने हाथ में लेने की कोशिश करती हैं। तो ऐसी बहुत सी कंपनी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें। या इससे एक सेकंड इफेक्ट यह हुआ कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज जो थी वो तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ में जो लॉस मेकिंग कंपनी थी कि जो ऑलरेडी लॉस में चल रही है, उन्होंने भी ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया और पार्टी को फंड किया।
अभी ये कंपनीज किस तरीके से फंड कर पा रही थी, ये भी सवाल था। और एक सवाल उसके बाद में क्रिएट हुआ कि जो अदर कंट्रीज भी ये प्रयास करती है, जैसे कि आजू बाजू की जो बड़ी कंट्रीज है जैसे कि यूएस है या चाइना है, ये कंट्रीज कई बार ये प्रयास करती हैं कि जो भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज हैं या इंडिया जैसी कंट्री हैं उन पर अपने मन पसंद की गवर्नमेंट वहां पर आ सके। तो ये कंट्रीज बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकती थी क्या? तो नहीं, ये कंपनीज बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन इसमें थ्रेट ये था कि अगर किसी भी कंपनी का मतलब अमेरिका में कोई कंपनी है या चाइना में कोई कंपनी है, उसने क्या किया कि अपने यहाँ पर तो एक बड़ी कंपनी है लेकिन एक छोटी सी कंपनी इंडिया में स्टार्ट कर दी और वो छोटी सी कंपनी ने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी, मतलब इनडायरेक्टली वो अदर कंट्रीज ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन किसने इन्वेस्ट किया है वो पता नहीं चल सकता था। तो गवर्नमेंट पर भी कंट्रोल बन सके, इस तरह की सिचुएशन हो सकती थी। मतलब ये सारे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते थे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी भी की और ये बॉन्ड को रद्द कर दिया गया। अभी ये भी संभावना हो सकती थी कि जो कंपनी पार्टी को फंड कर रही है वो कंपनी को थोड़ा ज़्यादा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर दे पार्टीज, या रूलिंग गवर्नमेंट उसको सॉफ्ट कॉर्नर दे, ये भी चीज़ें हो सकती थी। बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते थे और जो कंपनीज फंड नहीं कर रही है उनके ऊपर अगर कार्रवाई हो गई या कुछ मिसकंसेप्शंस हो गए, ये सभी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो सकती थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और ये बॉन्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक करने को जारी कर दिया। सो इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। सो ऐसे ही नए नए कंसेप्ट्स, नए नए वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।